1985 में मैंने मेरठ के स्कूल से टॉप किया था, लेकिन उस वक्त लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और हमारे घर की स्थिति भी बहुत खराब थी। मेरे पापा भी नहीं थे, वह आर्मी में देश के नाम पर शहीद हो गए थे। मेरे घर में मैं और मेरा छोटा भाई था। मेरी माँ का भी कैंसर की वजह से देहांत हो गया था, जिसकी वजह से मैं आगे न पढ़ सकी और यूँ ही मैं एक नर्स के साथ उसकी हेल्पिंग का काम करती थी और अपने घर का गुज़र-बसर करती थी और अब मैं गाँव में जानी-मानी जाती थी और बच्चे की डिलीवरी करवाती थी। मेरा नाम शालू है और मैं मेरठ के छोटे से गाँव की सबसे जानी-मानी दाई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े अजीब-अजीब तरह के केस देखे थे, मगर इस 14 साल की बच्ची का केस सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था, जो बिना आदमी के प्रेग्नेंट हो गई थी। सर्दियों का मौसम था, मैं सुबह उठी ही थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा था। मेरे दिमाग में एकदम से गाँव की सारी औरतें घूमने लगी थी, किसी के भी डिलीवरी के दिन नज़दीक नहीं थे और फिर इतनी सुबह-सुबह मुझे किसने फ़ोन कर दिया। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो आगे से सरिता बोली थी। वह बड़ी घबराई हुई लग रही थी, कहने लगी जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं बोली क्या हुआ? सरिता सब खैरियत तो है? इस पर वह कहने लगी अगर खैरियत होती तो इतनी सुबह फ़ोन करती क्या? मैं बोली चलो अच्छा, मैं तैयार होकर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फ़ोन में से सरिता की सिसकियों की आवाज़ गूंजी थी। वह कहने लगी कि मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देकर कहती हूँ, मेरे घर जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा आती हूँ, तुम फ़िक्र ना करो। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था, जबकि मैं हैरान थी कि सरिता को यूँ अचानक से मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। उसको विधवा हुए 12 साल गुज़र गए थे। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया और अब समाज के डर से मुझे घर बुला रही है। जो भी था मैं उसके बारे में अपने दिल में कोई गलत ख़्याल नहीं ला सकती थी। मैं उसकी बड़ी इज़्ज़त करती थी, बल्कि मैं क्या पूरा गाँव सरिता और उसके घरवाले की इज़्ज़त की निगाहों से देखता था। सरिता और उसकी माँ की किस्मत में ऊपर वाले ने बड़े दुःख लिखे थे। सरिता जब 2 साल की थी, तो उसके पापा का देहांत हो गया था। तब सरिता की माँ जवान थी, शादी को भी बस 3-4 साल ही हुए थे। ससुराल वालों ने मनहूस का ठप्पा माथे पर लगा दिया था और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। वह अपने माँ-बाप के घर आई तो भाइयों ने भी कोई जगह नहीं दी। मजबूरन अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगी और लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगी थी। उसकी सारी खुशियाँ अपनी बेटी से ही थी और यह कहती थी कि मुझे तो खुशी ना मिली, पर मैं अपनी बेटी को ज़रूर दूँगी। लोगों ने उनसे कहा कि आप शादी कर लो, आपको भी सहारा मिल जाएगा और बच्ची को भी बाप। तब उसका यही जवाब होता था, अगर बच्ची को बाप ने कबूल करने से मना कर दिया तो? धीरे-धीरे समय यूँ ही गुज़रता गया और सरिता बड़ी हो गई। जब सरिता बड़ी हुई तो उसकी माँ ने सरिता की शादी बहुत अच्छे घराने में करवा दी थी। अब वह बड़ी खुश रहने लगी थी कि ऊपर वाले ने मुझे खुशियाँ दे दी है। मेरी बच्ची का घर बस गया है। मगर कोई भी कहा जानता था कि शादी के कुछ ही सालों बाद उनकी बेटी भी विधवा होकर दुःख झेलेगी। सरिता विधवा हो गई थी, अपनी मम्मी के घर आ गई थी। वहाँ तो मानो टूट कर रह गई थी। उनकी आँखों से आँसू कभी सूखते ही नहीं थे और एक तरफ सरिता की गोद में भी एक बेटी थी। खैर उन माँ-बेटी ने शराफ़त का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उनकी इज़्ज़त सभी करते थे। मैंने सोचा कि मैं पूजा-पाठ सरिता के घर से वापस आकर कर लूँगी। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी थी कि झट से दरवाज़ा खुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सरिता फ़ोन करने के बाद से ही दरवाज़े पर आकर खड़ी हो गई थी। खैर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर में ले गई थी। मैं बोली सरिता क्या हुआ? वह फूट-फूट कर रोने लगी थी और मुझे अपनी बेटी नेहा के कमरे में ले गई थी। मैं बोली उसको क्या हुआ है? तो सरिता बोली कि उसको चेक करो। उसने मुझे बताया है कि वह प्रेग्नेंट है। ऐसा कहते हुए सरिता की आँखों में दुनिया जहाँ का गम सिमटा हुआ था। मैं बोली कैसी बातें कर रही हो? तुमने बच्ची की बात पर यकीन कर लिया? वह तो नासमझ है। चलो उसने यह कह दिया होगा, मगर तुमने यकीन कैसे कर लिया? तुम भी हद करती हो। उससे पहले कि मैं कुछ और कहती, सरिता ने मेरी बात काट दी और कहा कि नेहा को चेक करके बताओ, क्या ऐसा ही है? मैंने भी सरिता को गलत साबित करने के लिए जल्दी से नेहा का चेकअप किया था, मगर मुझ पर तो सातों आसमान आकर गिर पड़े थे। वह सच में प्रेग्नेंट थी। मैं हैरानी से उस बच्ची की तरफ देख रही थी और बोली, "यह सब क्या है? यह कैसे मुमकिन हो सकता है?"
सरिता फूट-फूट कर रोने लग गई थी और बोली, शालू मैडम, क्या कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस? मुझे यह बताते हुए बहुत अफ़सोस हो रहा था कि वह बच्ची सच में प्रेग्नेंट थी। मैंने नेहा के सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे साथ यह ज़ुल्म किसने किया? तो वह मेरी आँखों में आँखें डालकर बोली, मेरे साथ किसी ने कोई ज़ुल्म नहीं किया। मुझे हैरानी का झटका लगा था और मैं बोली, तो फिर यह सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से हुआ है? उसने ना में सर हिलाया और बोली, ना मेरी मर्ज़ी से यह सब कुछ हुआ है और ना ही मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। मैं बोली, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो? नेहा कहने लगी, मैंने सपने में देखा था। मुझे एक औरत बता रही थी। मैंने यह बात मम्मी को भी बता दी थी। मैंने सरिता की तरफ देखा तो वह बोली, पिछले कुछ दिनों से नेहा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे कभी बुखार की दवाई देती तो कभी उल्टी की। आज नेहा ने मुझे बताया कि मेरे पेट में बच्चा है। इतनी बड़ी बात कोई यूं ही तो नहीं कह सकता था ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। फिर सरिता अपनी बेटी की तरफ ध्यान देती हुई, उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ का गुस्सा था। उसने अपनी बेटी का मुंह पकड़ लिया और बोली, मुझे बताओ क्या हुआ है? यह बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया? उसने कंधे अचानक उचका दिए और बोली, मम्मी, मैंने तो आपको बस अपना सपना सुनाया था। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। इस बात पर सरिता ने एक थप्पड़ अपनी बेटी के मुंह पर दे मारा था और बोली, बकवास मत करो, जो मैं पूछ रही हूँ वह बताओ। बच्ची रोने लगी थी। सरिता की माँ ने आगे बढ़कर नेहा को गले से लगा लिया था और बोली, मुझे बताओ नेहा, क्या बात है? सारा सच बताओ। नेहा ने कुछ भी नहीं कहा था, वह बस रोती ही जा रही थी। सरिता ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली, शालू, तुम तो जानती हो ना, मैं और मम्मी ने सारी जिंदगी शराफत में बिताए हैं। हमने कभी कुछ बुरा नहीं किया, अपनी मेहनत से कमाया और खाया। मुझे नहीं पता मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। तुम उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं जब तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊँ तो मेरी बात आकर सुन लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था और उनके घर से बाहर निकल आई थी। मैंने वापस घर जाकर अपना काम निपटाने लगी तो मेरी आँखों के सामने नेहा की शक्ल घूम गई। वह तो बहुत कम उम्र की बच्ची थी ना, जाने उसके साथ क्या हुआ था। मेरी आँखों में आँसू छलक पड़े थे। मैं बोली कि भगवान, उस बच्ची की रक्षा करना, उसे बदनामी से बचाना। मैं सारा दिन गाँव में अपनी ड्यूटी देती रही। गाँव की जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उनके घरों में जाकर औरतों की मालिश वगैरह करती रहती। मगर उस बीच भी नेहा को नहीं भूल पाई थी। मैं गाँव की एक प्रेग्नेंट औरत के घर गई तो वह कहने लगी, आओ आओ शालू बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, भगवान तुम्हें सेहत दे। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम जरा अपनी सहेली नेहा के घर चली जाओ। उस बच्ची ने ना में सर हिला दिया और बोली, मैं नहीं जाती नेहा के घर में। वह तो आजकल सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती। उससे कुछ भी कहो तो कहती है, मुझे नहीं खेलना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो कभी कहती, मेरा दिल खराब हो रहा है। मैं चौकन्ना हो गई थी। मैंने उस बच्ची से कहा, मेरे पास आकर बैठो, और बोली, नेहा तुम्हारे साथ खेलना क्यों पसंद नहीं करती? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती या उसने कोई नई दोस्त बना ली है? वह बच्ची बोली, नहीं बुआ, उसने कोई नई सहेली नहीं बनाई। वह बस ऐसे ही अजीब सी हो गई है। अपने किसी दोस्त से बात नहीं करती। पहले तो मैं उसके घर बहुत जाती थी, मगर उसकी तबीयत हर वक्त खराब रहती थी, तो मैंने उसके घर जाना छोड़ दिया। मैं बोली, उसके अलावा नेहा में तुमने क्या बदलाव नोट किया है? उसने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जाओ। बच्ची बाहर खेलने चली गई थी। तब वह औरत बोली, शालू बहन, नेहा बहुत अच्छी बच्ची है। इसी वजह से तो अपनी बेटी को उसके साथ खेलने के लिए भेज देती हूँ। तुम जानती हो, उसका ताल्लुक शरीफ घर से है। उसकी नानी बड़ी शरीफ औरत थी, फिर उसकी माँ भी। हया और शर्म की जीती जागती मिसाल है। जवानी में ही विधवा हो गई, मगर मजाल है जो कोई उसके किरदार पर उंगली उठा सके। और जिन लोगों से सरिता और उसकी माँ अगर झगड़ा भी हुआ है, तो वह लोग भी उनके किरदार की तारीफ कर ही करते हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खैर, मैं उस औरत का चेकअप करके अभी घर वापस आई थी कि मुझे सरिता का फोन आ गया। वह बोली, जल्दी से हमारे घर आना। मैंने कहा, सब खैरियत तो है ना? सरिता की गम में डूबी हुई आवाज मेरे कानों से टकराई थी। वह कहने लगी, तुम तो सब कुछ जानती हो, फिर भी पूछती हो खैरियत है या नहीं? कहाँ है खैरियत? मैं बोली, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास आती हूँ।
मैं जल्दी से सरिता के घर पहुंच गई थी और वह मुझे नेहा के कमरे में ले गई और बोली, उससे पूछो कि यह किसका बच्चा है। मैं बोली, हाँ हाँ मैं पूछती हूँ। मैंने नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोली, नेहा तुम हमसे कुछ भी मत छुपाओ, जो हकीकत है वह बता दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मुझे बताओ ये बच्चा किसका है। नेहा कहने लगी, अगर मुझे पता होता तो मम्मी को ही बता देती या फिर नानी को बता देती, मुझे क्यों छुपाना था कुछ भी। मैं बोली, तो क्या तुम्हें उस आदमी का नाम नहीं पता। नेहा कहने लगी, किसका। मैं बोली, इस बच्चे के बाप का। नेहा के माथे पर अब बल पड़ गए थे। वह बोली, मैंने कितनी बार कहा है कि इस बच्चे का कोई भी बाप नहीं है। मैं किसी लड़के को नहीं जानती। मेरी तबीयत खराब थी और फिर मेरे सपने के बारे में भी मैंने बताया था। मैं माँ बनने वाली हूँ, इसलिए मैंने मम्मी को बता दिया। अब आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा होता मैं किसी से यह बात न कहती। तो सरिता ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और बोली कि हमें इस बच्चे से छुटकारा दिलवा दो। मैं बदनामी मोल लेना नहीं चाहती। फिर मेरी बच्ची भी अभी छोटी ही है। अगर यह बात गांव में फैल गई तो मेरी बच्ची बदनाम हो जाएगी। मैंने कहा, सरिता मुझे यह बात बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नेहा के पेट में पलने वाले बच्चे का अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर है। एक तो लड़की की उम्र बहुत कम है और दूसरा यह कि 4 महीने के बाद ही यह बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। यह बात सुनकर सरिता ने अपना सर पीट लिया था। वह कहने लगी, अजब हो गया मुझ पर, मैं क्यों ना नेहा का ख्याल रख सकी। उसके पेट में पिछले 5 महीने से बच्चा पल रहा है, इस बात से मुझे खबर नहीं। आखिर मैं कैसी माँ हूँ, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। फिर सरिता अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी और बोली, अगर मुझे खबर ना हुई तो आपने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सरिता की मम्मी कहने लगी, सरिता तुम खुद ही मुझे बताओ, इस चीज का ख्याल मुझे कैसे आ सकता है। हमारे घर में तो कभी कोई मर्द नहीं आता जाता। नेहा हमारे बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकलती। यह बच्ची जब भी रही हमारे साथ रही। मुझे तो लगता है कि नेहा ठीक कह रही है कि यह बिना आदमी के ही प्रेग्नेंट हुई है। नहीं तो मुझे खुद बताओ कि तुम्हें किस पर शक है। सरिता रोने लगी थी और बोली, यही तो सारी समस्या है कि मुझे किसी मर्द पर शक भी नहीं। मैंने तो कभी अपनी बेटी को अकेला घर से निकलने भी नहीं दिया था। और आखिरकार जब हमारे घर कोई मर्द आया था, वह भी 5 साल पहले ही आया था। हमारे चाचा सुबह आए, चाय पिए और वापस चले गए। सरिता ने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली कि शालू बहन, क्या मर्द के बगैर औरत बच्चा पैदा कर सकती है। मैं बोली, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। तुमने आज तक कभी यह बात सुनी है या कहीं देखा है। नेहा जो कुछ भी कह रही है गलत कह रही है। उस पर यकीन मत करो, उसे भरोसे में लेकर पूछो कि आखिर यह सब किसने किया है। लड़के का पता चल जाएगा तो यह मामला हल हो जाएगा। अगर उसने जबरदस्ती की है तो लड़के को सजा दिलाएंगे, और प्यार मोहब्बत का चक्कर है तो कोई और हल निकालेंगे। मेरी बात सुनकर नेहा रोने लग गई और बोली, बुआ मैं आपकी आंखों देखी हूँ। मेरा बचपन आप लोगों की गोद में गुजरा है। आपको क्या लगता है कि मैं यह सब कुछ जानबूझकर किया होगा। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं नेहा की नानी की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कहती हैं इस बारे में। उनके चेहरे पर बड़ा दुख था। कहने लगी, हम माँ बेटी के पास बस इज्जत बची थी। सारे हालात तुम्हारे सामने ही तो हैं। पहले मैं जवानी में विधवा हो गई, फिर मेरी बेटी। हमने मेहनत मजदूरी की मगर इज्जत पर आँच नहीं आने दी। मैं तो इतना जानती हूँ, अगर अब इसके बारे में गांव में किसी को पता चल गया तो हम बदनाम हो जाएंगे। इस बात पर नेहा चीख पड़ी थी और बोली, नानी अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो बदनामी होती। मैं यह बात बता बता कर थक गई हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो फिर बदनामी कैसी। किसी को पता चलता है तो 100 बार पता चले, मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि मैं बिना आदमी के बच्चा जनने वाली हूँ। अब नेहा की डिलीवरी में भी थोड़े ही दिन रह गए थे, इसलिए अब उसका पेट भी बाहर को आने लगा था। मुझे उसकी तरफ देखकर बड़ा दुख होता था। मैंने सरिता से कहा कि जिस तरह मुमकिन हो नेहा को मोहल्लों की औरतों से बचाकर रखना होगा। हमारे गांव की औरतें तो हवा उड़ाती रहती हैं, नेहा के मोटापे के पीछे का राज भी जान लेंगी। उसने हाँ में सर हिला दिया तो मैं अपने घर आ गई थी। अब तो नेहा एक पल के लिए भी मेरी आंखों के सामने से नहीं उतर रही थी। वह मासूम सी बच्ची थी, शर्मीली सी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी। मैं जब भी उनके घर जाती, उससे हाल चाल जानने की कोशिश करती तो वह शर्मा कर सर झुका लेती थी। मगर आज तो उसके तेवर बदले हुए थे।
वह अपनी बेगुनाही साबित करने का भरपूर कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन आ गया था कि वह शायद सच में बेकसूर हो, मगर फिर दिमाग ने इस बात को झटक दिया था, वह बच्ची कभी भी मर्द के बगैर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। कभी भी कुदरत की देन को बदला नहीं जा सकता। मेरा दिल तो चाहता था कि मैं सरिता से कहती कि बच्ची पर जिस तरह हो सके सख्ती करो और उससे पूछो कि यह सब क्या है। मगर सच कहूँ तो मुझे नेहा शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल चाहता नहीं था कि कोई भी उसके साथ ऊंची आवाज में बात भी ना करे। मैं खुद उसकी माँ से कहती, अपनी बेटी पर सख्ती करो। मुझे पता था कि एक ना एक दिन हकीकत तो खुल जाएगी, मगर मैं दुआ करती थी हकीकत भयानक ना हो। अब मैं तकरीबन हर रोज ही सरिता के घर जाती थी। नेहा भी गुमसुम सी बैठी होती थी। मैं उसके हालचाल पूछती तो वह कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूं ही दिन बीते जा रहे थे। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब मेरा मोबाइल बजा था। मैंने नंबर देखा तो सरिता की कॉल आ रही थी। मैं फिक्रमंद हो गई कि न जाने क्या समस्या हो गई है। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो सरिता रो रही थी। कहने लगी, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, नेहा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। मैं बोली, अभी तो काफी दिन पड़े थे। फिर क्या हुआ सरिता? कहने लगी, मुझे कुछ पता नहीं है। वह रो रही थी। मैं अचानक से उठी और उसके कमरे में गई तो वह पेट पकड़कर रो रही थी और उसकी हालत बहुत खराब है। मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। मैंने बेड पर बेखबर से सोते हुए अपने पति को देखा था। सोचा एक बार उनको नींद से जगाकर बता दूं कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मगर फिर सोचा कि वह 100 तरह के सवाल जवाब करेंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं उनकी नींद होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। मैं चुपचाप घर से निकल गई क्योंकि मैं अपने पति को नेहा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। मैंने उसका राज अपने सीने में दफन किया हुआ था। मैं रात के वक्त घर से निकली, मगर आज जरा भी घबरा नहीं रही थी क्योंकि मैं उस गांव की दाई थी और सब लोग ही मेरी इज्जत करते थे। मैं सरिता के घर के पास पहुंची तो उसको फोन कर दिया, दरवाजा खोल दो। मैं उस वक्त घर का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहती थी कि फिर मोहल्ले वाले चौकन्ने हो जाते। इस वक्त सरिता के घर कौन आ गया? हमारे समाज में विधवा औरत जितनी मर्जी नेक हो, उसे एक एक कदम फूक कर चलना पड़ता है। लोग बात का बतंगड़ बनाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं और कोई भी बात सोच समझकर नहीं करते। खैर सरिता ने दरवाजा खोला तो मैं उसकी सूरत देखकर ही भाप गई थी कि बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वह बेतहासा रो रही थी और काँप भी रही थी। मेरे कुछ भी पूछने से पहले रीता मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी बेटी के कमरे में ले गई थी। वहां पर नेहा दर्द से तड़प रही थी। मैंने चेकअप किया तो पता चला कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है। अभी तो उसका 8वां ही महीना था। न जाने उसकी हालत पहले से क्यों बिगड़ गई। मैंने नेहा की हालत देखी तो समझ गई यह केस मेरे बस में नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र की लड़की थी। उसके बच्चे की पैदाइश अस्पताल में ही हो सकती थी। नेहा की नब्ज भी अब धीरे-धीरे चल रही थी। यूँ लग रहा था कि वह बचेगी नहीं। मैंने सरिता का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर तुम्हें अपनी इज्जत और बेटे के बीच किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनोगी? सरिता रो रही थी, बोली, नेहा को चुनूंगी। तब मैं बोली, उसका केस घर में मुमकिन नहीं है। उसको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तुम बताओ इस चीज के लिए राजी हो? उसने हाँ में सर हिला दिया था। मैंने जल्दी से अपने पति को फोन किया, बोली कि अपनी वैन सरिता के घर ले आओ। मेरे पति वैन चलाता था, घर काफी अच्छे से चला रहा था, मगर मैं फिर भी लोगों की खिदमत के रूप में दाई का काम करती थी। मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, सरिता की तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, हाँ हाँ, उनको कुछ नहीं हुआ है। नेहा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से पहुंच जाएं। सरिता ने मेरी तरफ देखा और बोली, लोग जब हमसे पूछेंगे कि बच्ची को क्या हो गया है तो हम क्या जवाब देंगे? मैं बोली कि पथरी का दर्द है, हम कह देंगे। नेहा का पथरी का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। मैं तो गांव की दाई हूँ, मैं जो कहूंगी लोग मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। सरिता ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में मेरा पति भी सरिता के घर के पास आ गया था। मैंने और सरिता ने नेहा को सहारा दिया, उसे वैन में बैठा लिया था। यह वक्त बड़ा कठिन था। सरिता अपने बच्चे को क्या संभालती? सरिता तो खुद बहुत डरी हुई थी। ऐसे में मुझे ही सरिता की
मम्मी और सरिता और नेहा को संभालना पड़ रहा था। शहर में एक नर्स मेरी दोस्त थी। जब कभी-कभार कोई बड़ा केस आ जाता तो मैं उसको फ़ोन करके कह देती थी कि केस ला रही हूँ, तुम डॉक्टर को बता दो। आज भी मैंने उसे कॉल कर दिया था, तो वह बोली कि डॉक्टर साहब तो घर जा चुकी हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी खातिर अस्पताल में बुला लेती हूँ। सरिता कहने लगी, डॉक्टर मेरी बच्ची की जान तो बचा लेंगे ना? मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, हाँ, हाँ, ज़रूर। कैसी बातें कर रही हो? कुछ न कुछ ज़रूर करेंगी। वह डॉक्टर बाहर अमेरिका से पढ़कर आई थी। वह बहुत काबिल डॉक्टर हैं। वह तो मरीज को मौत के मुंह से छीन कर ले आती हैं। खैर हम अस्पताल पहुंचे तो नेहा को इमरजेंसी में ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का ऑपरेशन किया जाएगा। सरिता ने कागज पर साइन कर दिए थे। ऑपरेशन थिएटर पर नेहा थी, जबकि बाहर हम तीनों जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। खैर यह मुश्किल वक्त भी बीत गया था। पूरे 2 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। साथ ही एक नर्स भी थी। उसके हाथ में एक मुर्दा बच्ची थी। डॉक्टर कहने लगी, हम बच्ची को तो नहीं बचा सके, मगर माँ की जान बच गई है। यह खबर सुनकर सरिता को तो फूट फूट कर रोने लगी थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। नेहा अभी दवाइयों के असर से बेहोश थी, इसलिए उसके पास जाने की इजाजत नहीं थी। डॉक्टर कहने लगी, इस बच्ची की माँ कौन है? सरिता आगे बढ़ी थी। डॉक्टर बोली कि आप मेरे रूम में आओ। ये कहकर चली गई। सरिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि डॉक्टर ने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया है। हो सकता है उसने तुमसे कोई राज की बात करनी हो, इसलिए अच्छा है कि तुम अकेले ही चली जाओ। सरिता ने ना में सर हिला दिया था। बोली कि तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में तुमने जिस तरह से मेरी मदद की है, मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों डॉक्टर के रूम में गए तो वह बहुत गुस्से में लग रही थी। कहने लगी, तुम्हारी बच्ची की उम्र कितनी है? सरिता ने नजरें झुका ली थी और बोली, 14 साल की है। डॉक्टर कहने लगी, फिर ये कैसे मुमकिन है कि 14 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है? क्या उसकी शादी कर दी तुम लोगों ने? सरिता रोने लगी थी। वह बोली, नहीं नहीं, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है। उसकी तबीयत पिछले कुछ दिन महीनों से खराब थी। मैं गांव के अस्पताल से उसकी दवाई भी ले रही थी, मगर वह ठीक नहीं हो पा रही थी। यूं ही इतने महीने बीत गए थे। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह सब खबर सुनकर तो मुझ पर कयामत गिर गई थी। मैंने जांच के लिए शालू बहन को बुलाया तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्ची जो कुछ कह रही है वह सच कह रही थी। मैंने अपने बच्चे से बहुत बार पूछा कि बच्ची इसका बाप कौन है, तो कहती है बगैर आदमी के प्रेग्नेंट हुई हूँ। इस सारी कहानी के पीछे ना तो मेरा कसूर है, ना ही किसी ने मुझ पर जुल्म किया है। मैंने अपनी बेटी से बहुत बार पूछा मगर वह नहीं मानी। अब आप ही बताइए कि क्या मेरी बच्ची बगैर आदमी के प्रेग्नेंट हुई है? डॉक्टर ने ना में सर हिला दिया था। वह कहने लगी कि यह बच्ची बराबर किसी के जुल्म का शिकार होती रही है, तब प्रेग्नेंट हुई है। यह खबर सुनकर सरिता फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, मुझ पर लानत है, मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मुझे कुछ पता क्यों नहीं हुआ। तब डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खुला तब डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खुलकर सरिता की मम्मी अंदर दाखिल हो गई थी। उन्होंने सरिता के सामने हाथ जोड़ दिया और बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम कैसे जान पाती यह सब कुछ? तुम मुझ पर अंधा विश्वास करती थी। तुम कहीं भी जाती अपनी बेटी मेरे पास छोड़कर जाती थी, और मैंने ही तुम्हारे भरोसे का खून कर दिया। मैंने तुम्हारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। इससे आपके पीछे मेरा हाथ है। इन सब के पीछे इस सब के पीछे मेरा हाथ है। यह बात सुनकर सरिता कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। बोली, मम्मी आप ये सब क्या कह रही हैं? सरिता की मम्मी कहने लगी, सरिता जब मेरे घर तुम पैदा हुई तो कुछ साल बाद तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया था, और फिर जब तुम्हारे घर नेहा ने जन्म लिया तो उसका बाप मर गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि हमारे यहाँ जो पहला बच्चा पैदा होता है वह खुशी नहीं गम लेकर आता है, सदमा लेकर आता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुमने और मैंने जो दुख देखे हैं, मेरी बच्ची नेहा भी उस गम को अपनी जिंदगी में झेले। इन सब से हमारी नेहा भी गुजरे, मगर यह तो तय था ना कि जब वह पहला बच्चा जन्म देगी तो उसका पति भी मर जाएगा। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी? इसलिए मैंने सोचा कि नेहा की शादी मैं तुमसे छुपा कर देती हूँ। जब यह बच्चे को जन्म दे देगी तो वह बच्चा मैं पालूंगी, और उसके पति को कहूंगी कि नेहा को तलाक दे दे। को तलाक का गम मिल जाता, मगर जब वह बड़ी होकर उसकी शादी होती तो उसके घर पैदा होने वाला बच्चा पहला नहीं होता, वह तो दूसरा होता। उसका सुहाग सलामत रहता, क्योंकि हमें पहला बच्चा रास नहीं आता।
उन्होंने कहा, मैंने मोहल्ले के राहुल के साथ चुपके से इसकी शादी करवा दिया था। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने उसे 3 से 4 बार घर भी बुलाया था। मुझे पता हो गया कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो मैंने उस लड़के से कह दिया कि तुम अब नेहा को तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी कि तुमने छुपकर शादी की है। वो डर गया था और नेहा को तलाक दे दिया। यह सब बातें सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी और इतना ऊपर उछल पड़ी थी। सरिता रोने लगी थी और बोली, मम्मी आपने इतना जुल्म क्यों किया मेरी बेटी पर? आपने इसकी मासूमियत छीन ली है। डॉक्टर ने भी सरिता की माँ को कसूरवार ठहराया था। आपके इस एक्सपीरियंस के नतीजे में बच्ची की जान भी जा सकती थी। कुछ दिन नेहा का इलाज चलता रहा, फिर हम उसे गांव वापस ले आए थे। नेहा मौत के मुंह से वापस आई थी। उसने भी हाथ जोड़कर अपनी मम्मी से माफी मांग ली थी कि आज के बाद मैं कभी भी आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी। खैर अभी नेहा जिंदगी की तरफ लौट आई थी। उसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। गांव में किसी को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। मैं आज भी उस किस्से के बारे में सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। श्वेता की मम्मी ने भलाई करने के चक्कर में नेहा के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था। दोस्तों आप लोग बताइए कि इस कहानी में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? नेहा की, या फिर सरिता की मम्मी की, या फिर खुद सरिता की? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आखिर वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।